एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट। देखिए, जैसे हम सभी जानते हैं कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो उमर खालिद है और शर्जील इमाम है, इनकी बेल एप्लीकेशन कैंसिल कर दी है, जो कि 2020 में दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसमें शामिल थे। उसमें मेन अक्यूज थे क्योंकि वो CAA का प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो देखिए, जो हमारे कोर्ट्स है ना, वो इमोशंस पे रन नहीं करते हैं, वो लॉ पे रन करते हैं। तो हम कुछ चीजें हैं इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जिनका सहारा लिया है, हम वो चीजें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो हमारा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है 1961, ये ना बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है। ये क्या है? एक एंटी टेरर लॉ है, जिसके अंदर अगर आप अनलॉफुल एक्टिविटीज करते हैं या टेररिज्म फैलाते हैं तो उसके अंदर आप इस एक्ट में फॉल करते हैं। तो एक एंटी टेरर लॉ है जो कि क्या करता है, जो पुलिस ऑफिसर्स है उनको बहुत ज्यादा वाइड पावर्स देता है, जिसके अंदर वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं और आपको डिटेन कर सकते हैं। तो इट ग्रांट्स ब्रॉड पावर्स टू द पुलिस फॉर सर्चेस, सीजर एंड अरेस्ट एंड अलाउइंग detention for unlawful activities. So it is a very serious act, it is a very strict act. देखिए, दो चीजें समझने की कोशिश करिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या किया है, UAPA में दो सेक्शंस हैं जिसपे ज्यादा रिलाई किया है। एक है आपका सेक्शन 15 जो कि बात करता है टेररिस्ट एक्ट की। तो कोर्ट ये कहता है कि सिर्फ बम फेंक देना या लोगों को मार देना सिर्फ टेररिज्म नहीं है, मतलब फिजिकल वायलेंस करना ही टेररिज्म नहीं है। अगर आप एंटी नेशनल फीलिंग्स जनरेट करते हैं लोगों के अंदर, अगर आप चक्का जाम करते हैं, तो वो भी आपके टेररिज्म में फॉल करेगा। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सेक्शन 15 में जो टेररिस्ट एक्ट डिफाइन किया है उसकी जो डेफिनेशन है उसको वाइड कर दिया है। और क्या किया है, और सेक्शन आपका 143D क्लॉज 5 में कोर्ट ने कहा है कि अगर आपका जो एक्ट है वो इस लॉ में फॉल करता है और अगर आपके अगेंस्ट प्राइमा फेशिया केस है, तो फिर कोर्ट क्या कर सकती है, आपकी जो बेल है वो कैंसिल कर सकती है। तो इसी ग्राउंड पे जो ये दोनों अक्यूज्ड हैं, इनकी जो बेल है उसको कैंसिल कर दिया। देखिए, जब भी आप इस तरह के सीरियस ऑफेंसेस करते हैं ना, तो आपको ना तो एंटिसिपेटरी बेल मिलती है, ना ही आपको नॉर्मल बेल मिलती है। तो मतलब आपको बेल नहीं मिलती क्योंकि बहुत ही सीरियस लॉज है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये दोनों सेक्शंस की हेल्प लेके जो उसकी बेल है उसको कैंसिल कर दिया। देखिए, नॉर्मल रूल क्या है हमारा, बेल इज द रूल और क्या है, जेल इज द एक्सेप्शन। बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। अच्छा, ये जो टर्म है ये पहली बार किसने यूज करी थी? जस्टिस कृष्णा अय्यर। ये बहुत जरूरी है, इसको याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स में कभी कभी पूछ लेते हैं। कब यूज करी थी? ये यूज करी थी ईयर 1977 में। और कौन से केस में? स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट, तो ये जो केस है इसमें सबसे पहले ये यूज किया गया था, बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। तो नॉर्मल रूल क्या है कि जनरली बेल दी जाएगी और जेल क्या होगा, हमेशा एक एक्सेप्शन होगा। लेकिन जो ये इस तरह के कानून होते हैं जो आपके UAPA हो गए या फिर आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज है। तो जब लेजिस्लेचर ने ये जो लॉज है इनको इनेक्ट किया होगा तो उनका इंटेंट क्या था? उनका इंटेंट था जेल इज द रूल एंड बेल इज द एक्सेप्शन। देखिए, जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं ना, जब भी कोई एक्ट उठाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उसका लेजिस्लेटिव इंटेंट पढ़ने की कोशिश करना चाहिए कि वो किस इंटेंट से लेजिस्लेट किया गया है, किस इंटेंट से इसको इनैक्ट किया गया है। तो बेसिकली इस तरह के जो स्ट्रिक्ट लॉ होते हैं जैसे UAPA हो गया, PMLA हो गया, इसमें जो लेजिस्लेचर था उसका इंटेंट था जेल इज द रूल एंड बेल इज द एक्सेप्शन। और यही वजह है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल नहीं दी गई, क्योंकि जेल इज द रूल। तो ये एक रीजन है कि ये एक्ट इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है जहां बेल मिलना बहुत मुश्किल है। ना तो बेल मिलेगी ना एंटिसिपेटरी बेल मिलेगी अगर आप इस एक्ट में आपका जो एक्ट है वो प्रूव हो जाए।
तो बेसिकली ट्रायल इतना भी डिले हो रहा है। आगे हम देखते हैं कि और क्या रीजंस हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। बेल डिनाइड टू उमर खालिद एंड शर्जील इमाम बाय सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों की, जैसे हम सबको पता है कि बेल कैंसिल कर दी है और सिर्फ 5 लोग हैं जिनको बेल ग्रांट करी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि शर्जील इमाम और ये उमर खालिद, इनके बड़े ही सेंट्रल और फॉर्मेटिव रोल थे इन दंगों में। बाकी जो 5 लोग थे उनका फैसिलिटेटर का रोल था, मतलब जो प्राइमरी रोल था वो इन दोनों का ही था, इसलिए इन दोनों की बेल कैंसिल कर दी। The Supreme Court of India refused to grant bail to Umar Khalid and Sharjeel Imam in 2020 Delhi Riot Conspiracy case involving Unlawful Activities Prevention Act। देखिए ये एक्ट ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्ट है। The court concluded that the prosecution material including digital records, जैसे उनकी बहुत वीडियो सर्कुलेट हो रही जिसमें दिख रहा है, तो digital records and witness statement establishes prima facie ground to believe। अच्छा, prima facie का क्या मतलब होता है? On the face of it, जो पहली बार भी देख के लगे। Grounds to believe that they played central role in an alleged conspiracy behind the Riots, मतलब उनके सबसे ज्यादा सेंट्रल रोल थे, वही थे। तो इन्हीं रीजंस की वजह से जो उसकी बेल है वो कैंसिल हो गई कि ही हैज अ वेरी सेंट्रल रोल। इन दोनों का काफी सेंट्रल रोल था, उमर खालिद का और शर्जील इमाम का, तो इन दोनों का काफी सेंट्रल रोल था और एक इसी रीजन की वजह से उनकी जो बेल है वो कैंसिल कर दी। अनलाइक देम 5 others co-accused गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान एंड शदाब अहमद। इन लोगों को, ये 5 लोग हैं जिनको कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी, लेकिन काफी स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाई हैं। इनकी जो बेल की कंडीशंस है वो काफी स्ट्रिक्ट है, तो इनको बेल पे रिलीज कर दिया, बाकी इन दोनों को नहीं रिलीज किया। अच्छा, एक चीज और करी सुप्रीम कोर्ट ने इनके बेल पे 1 साल का बैन लगा दिया, मतलब ये बेल के लिए 1 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले ये अप्लाई नहीं कर सकते। The Supreme Court also ruled that Sharjeel Imam and Umar Khalid cannot file another bail petition for 1 year from the judgment limiting their immediate legal option। तो देखिए, आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में जाओ और मुझे ये बताओ कि ये जो बैन लगाया है, क्या ये बैन सही है? क्या ये जो बैन लगाया है उसकी बेल एप्लीकेशन पे, क्या ये आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करता है? तो कमेंट बॉक्स में जाओ, मुझे बताओ कि क्या ये जो स्टैंड लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या ये सही है? क्या उनकी बेल को 1 साल के होल्ड पे डालना ठीक था? अच्छा, जो ये दोनों थे उमर खालिद और शर्जील इमाम, इनका ये कहना है कि देखिए ट्रायल तो हो नहीं रहा है, ट्रायल को 5 साल हो गए, ये जेल में 5 साल से बंद है, तो क्या इस ग्राउंड पे इनको बेल दे देनी चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्योंकि ट्रायल में इतनी देरी हो रही है, तो ये एक तरह का ट्रम्प कार्ड नहीं है कि आपको ऑटोमेटिक बेल मिल जाएगी। तो डिले हो रहा है ट्रायल में, कोई नहीं, लेकिन इस ग्राउंड में आपको बेल नहीं दी जाएगी, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। Both have been in custody for over 5 years without the trial। 5 साल से दोनों ट्रायल नहीं हुआ, लेकिन 5 साल से दोनों कस्टडी में है। Being completed, which has drawn criticism from the right group like Amnesty International। Amnesty International एक NGO है जो ह्यूमन राइट से डील करती है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्रिटिसाइज कर रही है सुप्रीम कोर्ट का जो ये स्टैंड है, एज वेल एज पॉलिटिकल सपोर्टर्स हु कॉल दैट डिटेंशन अनड्यूली लॉन्ग एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड। उनका कहना है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और ये गलत है। तो कुछ लोग हैं, जो कुछ पॉलिटिकल सपोर्टर्स हैं, जो उसको काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर चक्का जाम करना या प्रोटेस्ट करना टेररिज्म में फॉल करेगा, तो फिर ऐसे तो कल को गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी होगी, उसके अगेंस्ट कोई भी कुछ बोलेगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको टेररिज्म के एक्ट में लाके खड़ा कर देगी। तो एक ये डर है, एक लोगों के बीच में अभी डर आ गया है कि क्या अब वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकते, अपना एक व्यू नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आपने प्रोटेस्ट किया और चक्का जाम किया तो फिर आप टेररिज्म में फॉल करोगे, फिर आप जेल में बंद हो जाओगे, इस एक्ट में आ जाओगे। तो एक ये कंसर्न है जो एक जेन्युइन कंसर्न है। Why bail was refused? देखिए वो 2 कंडीशंस तो मैंने आपको बताया कि 2 सेक्शंस है, सेक्शन 15 और सेक्शन 43 डी क्लॉज 5, जिसके अंडर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो बेल है उसको कैंसिल कर दिया है। द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट इट कैन नॉट ट्रीट ऑल अक्यूज्ड सेम। तो देखिए कोर्ट ने कहा है कि सबके अलग अलग रोल है, इसलिए उनके रोल के हिसाब से उनको बेल ग्रांट करी गई है, क्योंकि इन दोनों के सेंट्रल और फॉर्मेटिव रोल थे उन राइट्स में, इसलिए इन दोनों की बेल एप्लीकेशन कैंसिल करी है। बाकी जो 5 लोग थे उनके इतने
इतने प्राइमरी रोल नहीं थे, इसलिए इस बेसिस पे उनकी जो बेल है उसको ग्रांट कर दिया कोर्ट ने। अंडर यूएपीए द लीगल थ्रेशहोल्ड फॉर बेल इज वेरी हाई, इवन एक्सटेंडेड डिटेंशन डज नॉट ऑटोमेटिकली entitle an accused to bail if prima facie material suggests involvement in serious offense। तो बेल मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है ऐसे केसेस में। अब इसका लीगल इंप्लीकेशन क्या है? द वर्डिक्ट हैज बिकम अ फ्लैश पॉइंट इन ब्रॉडर डिबेट्स अबाउट द यूज ऑफ यूएपीए। मतलब वही अब मुद्दा है कि अगर सरकार की पॉलिसीज के अगेंस्ट जाते हैं, उनकी पॉलिसीज को फेवर नहीं करते, उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट अगर धरना प्रदर्शन करते हैं या फिर चक्का जाम करते हैं, तो क्या वो लोग भी टेररिस्ट की एक्टिविटी में फॉल करेंगे और टेररिज्म के एक्ट में फॉल करेंगे? तो ये एक सीरियस कंसर्न है। और क्या प्री ट्रायल डिटेंशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड पेस ऑफ जस्टिस सिस्टम, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें पता है एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन फिर तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी वायलेट करेगा। Human rights advocates like Amnesty International condemn the decision, calling prolonged detention without trial shameful। ये कह रहे हैं कि बिना ट्रायल के इतने लंबे समय तक उनको जेल में रख रखा है, इट इज शेमफुल। तो देखिए ये रीजन तो एक वैलिड रीजन है। देखिए अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं या फिर रोड ब्लॉक करते हैं, वो इलीगल है, मान लिया वो इलीगल है, तो उनको जो बाकी क्रिमिनल लॉज है उसमें लेके आइए, जो ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ है। अगर आप प्रोटेस्ट करने को टेररिज्म बोल दोगे तो इस तरीके से तो बहुत चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी आगे चल के। मतलब हम फिर सरकार के विरोध में कुछ भी बोलेंगे तो वो टेररिज्म में फॉल करेगा। एक ये बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न बन गया आज के टाइम में। कुछ लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो ये जजमेंट है ये बहुत ही डिस्टर्बिंग प्रेसिडेंट सेट कर दिया है इसने। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि आपके क्या व्यू हैं इस केस को लेके। आप क्या सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सही किया है या गलत किया है? अपने जो व्यूज हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।